Okay, good evening, students. Can you hear me? Just tell me yes or no in the chat box. Am I clearly audible? Okay, great. Okay, fine. So I'll begin. Let us quickly revise. Last time हमने जो किया था उसे रिवाइज करते हैं quickly और फिर हम आगे बढ़ते हैं. So I'm sharing my screen with you all. Okay, fine. Is this view okay for everyone? इसमें सभी को प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? ओके ओके फाइन. सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हीट अँड टेम्परेचर. गेल्या वेळेला आपण तापमान आणि उष्णतेचा फरक पाहिलेला. त्यानंतर आपण एग्जाम्पल्स घेतलेले हॉट गैस एंड कूलर गैस. हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे. हमने उसके बीच में ऑसिलेशंस देखे थे, मूवमेंट ऑफ एटम्स देखे थे. सॉलिड में मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होती है ये जाना था एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. ओके, उसके बाद हमने नीचे जाके एक एक्सपेरिमेंट भी किया था. उस एक्सपेरिमेंट में हमने पहली बार तो लिया था स्टील का वेसल ए और बी सेम साइज का. उसके बाद दोनों का हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, किसको कितना टाइम लगता है वो देखा था. सो आई थिंक सो फार इतना क्लियर है सभी को, राइट? यस. तो लास्ट टाइम हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे. ओके, हमने एक तो ये फॉर्मूला देखा था F-32 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू C/5. ओके, ये तो था हमारा फॉर्मूला नंबर 1. दूसरा हमारे पास था K इज इक्वल टू C प्लस 273.15. ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 था. अब हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था डिस्क्रिप्शन में कि हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन स्केल में क्या डिफरेंस रखता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट की स्केल में 32 रहेगा. ये हम सभी को क्लियर हो गया था टेबल कल लास्ट टाइम जब हमने किया था. ओके, और वैसे ही ये 0 डिग्री पे अगर फ़ारेनहाइट 32 डिग्री है तो हमारा केल्विन स्केल रहेगा 273. ओके, तो हमने ये क्लियर कर लिया था. अब इसी के आधार पे हमारे ये फॉर्मूलाज बेस्ड है. यहाँ पे फॉर्मूला में हमने देखा है F-32/9 इज इक्वल टू C/5. ओके, और केल्विन स्केल जब भी कन्वर्ट करना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे C प्लस 273.15. इसका मतलब ये है अगर हमारा सेल्सियस स्केल 0 डिग्री पे रहेगा तो अगर हमको उसे फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों को साथ में. या फिर हमारी फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो फिर भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, आपल्याला सेल्सियसला फ़ारेनहाइटमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल किंवा फ़ारेनहाइटला सेल्सियसमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर हा आपण एक कॉन्स्टंट फॉर्म्युला आहे जो का त्याचा वापर करणार आहोत. आता फॉर्म्युला का आला, कसं काय आला, केव्हा आला, कुठून आला, आता आपण त्याला साईडला ठेवूया. हे प्रश्न आपण सध्या साईडला ठेवूया. फक्त हे समजून घेऊया F-32/9 इज इक्वल टू C/5. ओके, सध्या हे समजा. जसं आपण पुढे जाऊ तसं तुम्हाला कळेल की हा फॉर्म्युला कसं काय आला. ओके, त्यानंतर आता आपल्याला केल्विन स्केलचा आन्सर पाहिजे असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे C प्लस 273.15. ओके, तर आपल्याला केल्विन स्केलमध्ये आन्सर मिळेल. हे फॉर्म्युलाज आपले झाले. आता सम स्पेसिफिक टेम्परेचर्स आर गिवन इन द 3 स्केल्स इन दिस फॉलोइंग टेबल. लास्ट टाइम आपण पाहिलेला हा टेबल. Verify that they satisfy the above relations and fill the appropriate numbers in the blank. आता हे ब्लँक मध्ये आपण नंबर्स थोड्या वेळात फिल करूया. आता अपन बघूया सगळ्यात पहले. सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. ओके, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इन फॉर्मूला के बेस पे किस तरह से सॉल्व किए हैं. ओके, तो इसके लिए हम आते हैं हमारे पीपीटी के पास. इसे हम स्लाइड शो मोड पे कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है. ओके,
अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो एक बार रेफर कर लीजिए, हमारे पास उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, हाउ मच विल द टेम्परेचर ऑफ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट बी इन सेल्सियस एंड केल्विन्स। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। अभी इन्होंने सवाल क्या पूछा आहे, यांचा प्रश्न काय विचारलाय, किती टेम्परेचर आपल्याला लागेल अगर आपल्याला आन्सर्स हवंय सेल्सियस किंवा केल्विन स्केलमध्ये. आपल्याला डिग्री सेल्सियस मध्ये आन्सर पाहिजे, तर आपल्याला कसं कन्व्हर्जन करावं लागेल, आणि केल्विन्स मध्ये आन्सर पाहिजे तर आपल्याला कसं कन्व्हर्जन करावं लागेल. ओके, आपण एकदा आपल्या फॉर्म्युलाकडे जाऊया. आपल्या फॉर्म्युलामध्ये केल्विन स्केलमध्ये आपल्याला काय दिसतंय, आपल्याकडे सी आहे प्लस 273.15. आपल्याकडे एक नंबर बाय डिफॉल्ट आहे, पण हा सी आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, करेक्ट, या फॉर्म्युलामध्ये. आता परत एकदा मागे येऊया. इथे काय विचारलंय, केल्विन स्केल फाइंड आउट करायची आहे. त्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम सेल्सियस फाइंड आउट करावा लागेल. ओके, एज पर द फॉर्मूला हमको केल्विन स्केल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमको सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और ये सी की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, हमको ये फर्स्ट फॉर्मूला से मिलेगी. एवरीवन फॉलो, जस्ट गिव मी यस और नो. Put yes or no in chat box. ओके ओके ग्रेट. तो हमको सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास सेल्सियस का फॉर्मूला है. ओके, और फिर उसके बाद हम केल्विन स्केल पे बढ़ते हैं. तो अभी हम आते हैं पीपीटी की ओर. ओके, आता पाहूया कसं काय आपण करणार. सगळ्यात पहिले आपल्याला गिवन इन्फॉर्मेशन लिहून घ्यायचं आहे. जितना अपने पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे जॉट डाउन कर दो. ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू एफ विच इज इक्वल्स टू 68 डिग्रीज. ओके, ठीक है. तो हमारे पास ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, जिसकी युनिट है एफ, आणि त्याची व्हॅल्यू काय आहे 68. ओके, हे आपण गिवन इन्फॉर्मेशन दिली आहे. आता आपण फाइंड आउट काय करायचं, आपल्याला फाइंड करायचं आहे टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच एंड टेम्परेचर इन केल्विन्स इज इक्वल टू हाउ मच. ओके, जैसा मैं तुम्हारा लास्ट टाइम म्हणालेली है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए गिवन टू फाइंड ये इंफॉर्मेशन लिखनी बहुत जरूरी होती है. आप डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो. सबसे पहले आपको गिवन सॉर्ट आउट करना पड़ता है, उसके बाद आपको टू फाइंड लिखना पड़ता है, फिर हम चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर. ओके, आप डायरेक्टली फॉर्मूला करके लिखोगे तो अगर आप आगे जाके बोर्ड में ये सेम अप्लाई करोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं. ओके, सो अभी यहाँ पे टू फाइंड में क्या करना है हमको, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें ऑलरेडी पता है हमारे पास फ़ारेनहाइट का वैल्यू है. अब ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम किस में डाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फॉर्मूला 1 में डाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, हमारा फॉर्मूला 1 जो कि यहाँ पे है, ये फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे. हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, यहाँ से हमको सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम इस सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे. ओके, तो मैंने अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, f माइनस 32 द होल डिवाइड बाय 9 माइनस सॉरी इज इक्वल टू c डिवाइड बाय 5. ओके, f माइनस 32 द होल डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू c डिवाइड बाय 5. मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ द होल डिवाइड बाय 9 एक सारखं, कारण का जर का तुम्ही f माइनस 32 डिवाइड बाय 9 केलं, ओके, आणि तुमचा नंबर एक इकडे तिकडे झाला, डिव्हिजनच्या बाहेर गेला, तर पुढच्या एक्झामिनरला असं वाटतं की तुम्ही व्हॅल्यू चुकीची दिली आहे, म्हणून मी त्याला ब्रॅकेटमध्ये टाकलंय. ओके, त्यामुळे ह्याचा अर्थ हे आहे, ही पूर्ण संख्या जी आहे, हे पूर्ण इक्वेशन जो आहे हा एक आहे. ये सभी को समझा? आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना होगा. अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया. हमारे पास f की वैल्यू कितनी थी 68, तो मैंने यहाँ पे 68 को रिप्लेस कर दिया. ओके ओके, अब f की जगह पे मैंने 68 ये कर दिया,
फिलअप कर दिया, 32 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, और हमारे पास c की वैल्यू नहीं है, उसको हम c ही रहने देंगे, द होल डिवाइड बाय 5। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, फिर अगर आंसर बचता है, अगर आंसर नहीं मिलता है, फिर हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो मैंने 68 माइनस 32 कीजिए, कितना आंसर आता है? क्विकली कैलकुलेट 68 माइनस 32। यस स्टूडेंट्स, यस। सो हमारे पास 36 आया, करेक्ट? कैसे 38 आया कादम्बरी? यस 36, वेरी गुड। सो हमारे पास नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो हमारे पास 36 डिवाइड बाय 9 आया, ओके, विच इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम फिलहाल चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। अब 9 के टेबल में 36 आता है, एवरीवन नोज 9 का टेबल। 9 को कैसे कैंसिल करेंगे तो 36 आएगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो 9 फोर्स आर 36, तो मैंने 9 को कैंसिल किया, 9 वंस एंड 9 फोर्स, ओके। तो हमारे पास आंसर क्या मिला नेक्स्ट स्टेप पे? 4 इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाय 5। यस, वेरी गुड। तो हम इसको अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c को आइसोलेट करेंगे, c को एक तरफ लाएंगे, और फिर एज यू ऑल नो, रूल आपको सभी को पता है, जो इक्वल टू के इस तरफ आके मल्टीप्लाई होता है, वो इस तरफ जाके डिवाइड होता है, ओके। या फिर आप 4 को यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो, या 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको 20 मिलेगा, ओके। 5 into 4 is equal to 20. Everyone followed? Easy to understand? Yes. Okay. तो हमारे पास अभी सेल्सियस की वैल्यू हमको मिल चुकी है, 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। हमारे पास अभी, हाँ, हमारे पास अभी सेल्सियस की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हमको फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर हम फॉर्मूला में जाएंगे पीछे एक बार, तो हमारा फॉर्मूला क्या बताता है? केल्विन स्केल फाइंड आउट करने के लिए सेल्सियस की जरूरत है। हमारे पास सेल्सियस ऑलरेडी आ गया है, अब हम सिर्फ इसके वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप में, ओके, हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2। हमने केल्विन्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं? K इज इक्वल्स टू C प्लस 273.15। अभी आप बोलेंगे कि टेबल में 273 दिया है और यहाँ पे 15 है। जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो तो लेट्स बी एक्यूरेट। वैसे तो पॉइंट के बाद अगर 1, 2 या 3 नंबर आते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको एलिमिनेट किया जाता है। पर अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके नंबर 5 के ऊपर एक्सीड होते हैं तो उसकी वैल्यू काउंट होती है। एवरीवन नोज दिस। डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 छोड़ के अगर 5 नंबर रहता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है 1 में। जैसे आपके एग्जाम में भी आपके हाफ मार्क चेंज हो जाते हैं ना 1 में, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ओके। तो हमने अभी कैलकुलेशन के टाइम पे, यस, तो हमने कैलकुलेशन के टाइम पे केल्विन स्केल की एग्जैक्ट वैल्यू ली है 273.15, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। k इज इक्वल्स टू, c की जगह पे हमने 20 लिख दिया, ओके, और हमने प्लस 273.15 किया। इसके बाद हमारे पास आंसर दोनों स्केल में आ गए हैं। इफ यू एड 20 प्लस 273.15 तो कितना बनता है? प्लीज एड दिस एंड टेल मी द आंसर। यस, वेरी गुड, 293.15। तो हमारे हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारे पास दोनों भी वैल्यूज मिले, सेल्सियस में 20 डिग्री मिला, 20 डिग्री सेल्सियस मिला, और केल्विन्स में 293.15 केल्विन्स, ओके। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था? सेल्सियस और केल्विन, हमने ये फाइंड आउट कर दिया। तो आपके वर्ड प्रॉब्लम जब भी खत्म हो जाते हैं तो एंड में आपको आंसर लिखना ऐसा जरूरी है, ओके। यस, वेरी गुड। सो इससे आप स्कोर कर पाओगे। इस तरह से आपको ये आंसर लास्ट में लिखना बहुत ही जरूरी है। एवरीवन अंडरस्टूड सो फार? कोई डाउट है किसी को? यस स्टूडेंट्स, ओके, ग्रेट। Can we go to another example? Very good, excellent.
So we shall go to another example. Okay. Okay. So अभी सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये थोड़ा अलग है. यस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2. यस, जो कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखा था, फॉर्मूला नंबर 2, k इज इक्वल्स टू c प्लस 273.15. ओके, तो हमने ये जो c की वैल्यू फॉर्मूला नंबर 1 में मिली थी उसको रिप्लेस कर दी है फॉर्मूला नंबर 2 के साथ. ओके, अगर हम पहले फॉर्मूला नंबर 2 यूज करते तो हमारे पास c की वैल्यू नहीं रहती, फिर वो पूरा कंफ्यूजन हो जाता. तो हम लोग स्टेप वाइज गए, छोटे नंबर से. ओके, इन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ये 273.15 कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आपको हम बताएंगे. जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में आपको मैं समझा दूंगी कि कैसे आया है. ओके, राइट नाउ यू डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, जस्ट आप याद कर लो f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c बाई 5. सिर्फ इतना ध्यान में रखो. ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी. डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी ये कैसे डिराइव हुआ. ओके ओके विशाल. ओके ग्रेट. तो चलते हैं अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर. सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या बताता है, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी द सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. इसका मतलब ये है कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होगी. ओके, जैसे हमको पता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ओके, अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस 0 डिग्री हो जाता है. दोनों की स्केल में डिफरेंस है 32 डिग्रीज का. पर हमको ऐसा एक वैल्यू फाइंड आउट करना है जहां पे टेम्परेचर सेल्सियस में भी सेम रहेगा और फ़ारेनहाइट में भी सेम रहेगा. ओके, तो हमारे पास इस बार गिवन थोड़ा चेंज हो जाएगा. गिवन में हम लिखेंगे इफ टेम्परेचर इन सेल्सियस इज C, देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी सेम. तो हमारे पास ये यही डेटा है गिवन दैट टेम्परेचर की वैल्यू सेम है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की. तो हमने इसको गिवन में डाल दिया. दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू C, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C. अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल F इज इक्वल टू C. हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन डेटा है ये कब सेम होता है. हा जो आपल्याला गिवन जो डेटा आहे हा कुठल्या स्टेजला येऊन एकसारखी व्हॅल्यू रिफ्लेक्ट करतो. तर आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, आपल्याकडे गिवन पण हेच आहे आणि या केसमध्ये आपल्याकडे गिवन पण सेम आहे आणि फाइंड आउट करायचं पण सेम आहे. गिवन मध्ये आपल्याला एक हिंट दिला है F इज इक्वल टू C और हमको फाइंड आउट करना है. ओके, IE मीन्स दैट इज. ओके, हम दैट इज करके यूज करते हैं. दैट इज मतलब यस. ओके, सो दिस इज अब्रीविएशन. सो F इज इक्वल्स टू C. अब इसके आगे चलते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं. सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर 1 पे जाएंगे. हमारे पास अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करते हो हमारे पास यही एक फॉर्मूला है जिसके अंदर F भी है और C भी है. ओके, हम सेकेंड फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको केल्विन्स की जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ और सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जरूरत है. ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 लेंगे. पहले फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लिख देंगे. F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाई 5. ओके, so F minus 32 the whole divided by 9 is equal to C divided by 5. तो हमारे पास यहाँ पे आया है C minus 32. अब ये C कहाँ से आया, प्लीज टेल मी. ये F आना चाहिए ना, नीचे C कैसे आया, कैन एनीवन टेल मी. यस स्टूडेंट्स, क्विकली. हमारे पास डेटा है उसे रेफर करके बताओ ये F की जगह पे C कैसे आया. येस, दॅट इज सेल्सियस, बट वाय डिड वी पुट सेल्सियस. आपण सेल्सियस का म्हणून टाकलं, आपण फॅरेनहाइट घेतोय ना. व्हाट इज द रीजन. फ़ारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस डालने का रीजन क्या है.
वेरी गुड, बिकॉज आर वैल्यू इज इक्वल इन गिवन। हमारे पास गिवन में इसकी वैल्यू जो है, यस, सी एंड एफ की वैल्यू इक्वल है। तो हम अगर एफ की जगह पे सी भी लिख देते हैं तो भी आंसर सेम रहेगा। ओके, सो हमने अभी इसको रिप्लेस कर दिया है एफ को सी के साथ। अब बाकी के वैल्यूज सब सेम रहेंगे, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप है c माइनस 32 इंटू 5। अब ये 5 कैसे आया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। 5 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और 9 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। एवरीवन फॉलोड दिस? कैसे 5 आया? जो यहाँ पे डिवाइड होता था इक्वल टू के इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, एवरीवन नोज दिस रूल। और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इक्वल टू के इस तरफ, वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। yes, if we put f then we will have to find the value of f। फिर हमको पूरा इक्वेशन f के हिसाब से चलाना पड़ेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे f को f ही रख देते तो हमको c की वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी पड़ती, इसको भी f बनाना पड़ता। आइदर वी हैव टू चेंज दिस या आइदर वी हैव टू चेंज दिस। ओके, आपल्याला f तरी चेंज करावं लागलं असतं, नाहीतर c तरी चेंज करावं लागलं असतं। जर का तुम्हाला f ला तसंच ठेवायचं आहे आणि c ला चेंज करायचं आहे तरी चालेल। यहाँ पे आप c की जगह पे f लिख दो। वैसे भी हमारे पास यही प्रूफ करना है हमको। ओके, हमारे पास ऑलरेडी दिया है f इज इक्वल टू सी, और हमको फाइंड क्या करना है, f की वैल्यू या c की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही होने वाली है। ओके, आप ऐसे फाइंड आउट करो या ऐसे फाइंड आउट करो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। तो मैंने स्टेप 1 में चेंजेस किए, लेफ्ट हैंड साइड पे चेंजेस किए, राइट हैंड साइड पे चेंज नहीं किए मैंने। या सो कैन आई मूव अहेड? या सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस, सो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला, 5 इंटू सी विल बिकम 5c। 5 इंटू 32 कितना आता है, प्लीज कैलकुलेट करके आंसर बता दो। 32 इंटू 5 विल बिकम 160 आ रहा है सभी का? यस, एक्सीलेंट। तो हमने माइनस की साइन एज इट इज कॉपी की, क्योंकि हम माइनस, यस, माइनस की साइन एज इट इज कॉपी की, एंड 5 into 32 becomes 160। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, c into 9 will become 9c। ओके, अब ये हमने ऑलरेडी मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, हम c वाले को एक तरफ लाएंगे और नंबर्स को एक तरफ लाएंगे, बस हमने यहाँ पे वही किया। अब 9 के यहाँ पे 5 को ला दो, तो 9c जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो इक्वल टू के इस तरफ जाके माइनस होगा। सो 9c माइनस 5c becomes 4c। यस और नो? और ये -160 एज इट इज रहेगा। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो हमारे पास अगर c की जगह पे हमने 4 रखा है और 4 को हम सेपरेट कर रहे हैं c से, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की साइन है बीच में, तो हम 4c को जब सेपरेट करते हैं तो 160 डिवाइड बाय 4 आता है। ओके, सो 160 डिवाइड बाय 4 का आंसर क्या आएगा, -40। ये माइनस की साइन आप यहाँ पे एज इट इज आएगी, एंड 4 की टेबल में 16 कब आता है, 4 4 16, राइट? एंड ये जो आगे 0 है वो उसके साथ हो जाएगा। सो वी गॉट 40। यस, करेक्ट, 4 4 16। सो हियर वी आर गेटिंग, हमारे पास यहाँ पे c इज इक्वल्स टू f विच इज इक्वल्स टू -40। समजलं सगळ्यांना? c आणि f ची व्हॅल्यू सेम आहे हे गिवन मध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं आहे। तर ही व्हॅल्यू सेम कधी होणार, -40चं जेव्हा टेम्परेचर होणार तेव्हा त्याची व्हॅल्यू सेल्सियस आणि फॅरेनहाइटची इक्वल होणार। इजी टू अंडरस्टँड एवरीवन? Any doubts in this word problems? Okay, okay, no. Kadambari, no 3 means no doubt, no? Okay, okay, great. So यहाँ पे ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स रहे। अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी है सॉल्व करने के लिए। अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में। ओके, सो ऑलवेज गो थ्रू द स्टेप वाइज। थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट मेक श्योर योर स्टेप्स आर ऑल जॉटेड डाउन।
सगळे स्टेप्स तुमचे ॲज इट इज असले पाहिजे. आधी तुमचं गिवन इन्फॉर्मेशन, त्यानंतर टू फाइंड, त्यानंतर तुमचे फॉर्म्युलाज आधी लिहून घ्या, म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युलाज विसरायला नाही होणार, आणि त्यानंतर फॉर्म्युलाजचे वैल्यूज ना रिप्लेस करा. ओके, उसके बाद आप फॉर्मूलाज की वैल्यूज को रिप्लेस कर दो. ठीक है, so let us go to another part of this chapter, that is we are going to see thermometer. Okay, let us go back to our textbook. So we have already solved these word problems here. Now we will go to the thermometer. Okay, so ये हमने as it is solve किए. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा उनका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, बट हमने अभी स्टेप वाइज ईच एंड एवरीथिंग सॉल्व किया है. ठीक है, थर्मामीटर. नाउ व्हाट इज थर्मामीटर? थर्मामीटर हमने एक डिवाइस है, लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा था इसके बारे में. We must have seen this thermometer. Can you see my textbook, everyone? Yes, right? Okay, okay. So you must have seen the thermometer that is used when someone at home is having a fever. हमारे पास commonly fever आया तो सबसे पहले thermometer use कर लो. ठीक है, that thermometer is called as clinical thermometer. Last time हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर भी देखा था. डिफरेंट थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हमने ये भी देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर के अलावा और भी बहुत सारे थर्मामीटर हैं, जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर है, मैक्सिमम टू मिनिमम थर्मामीटर है, जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं. ओके, वेगवेगळ्या कारणांसाठी, वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी आपण वेगवेगळे थर्मामीटर्स ही यूज करतो. लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ थर्मामीटर. आता अपन शिकूया, अभी हम देख लेते हैं थर्मामीटर का वर्किंग कैसा होता है. ओके, सो बेसिकली थर्मामीटर इज शोन इन योर गिवन फिगर. यहाँ पे हमारे पास एक थर्मामीटर बताया है. ओके, इथे आपल्याला जो थर्मामीटर दाखवला आहे, इट हॅज अ नॅरो ग्लास ट्यूब. याला एक छोटीशी ग्लास ट्यूब आहे. त्यानंतर इट हैज अ बल्ब एट वन एंड. प्रत्येक थर्मामीटर, एवरी थर्मामीटर को बल्ब रहेगा एक एंड पे. हालांकि उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट रहेगी, थर्मामीटर टू थर्मामीटर डिफर करेगी. किसी का राउंडेड रहेगा तो किसी का एलोंगेटेड रहेगा, पर हर एक थर्मामीटर के एंड पे एक बल्ब रहेगा. ठीक है, द बल्ब एंड द पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विद अ लिक्विड. अब ये लिक्विड कोई भी हो सकता है, आइदर मर्क्यूरी हो सकता है, या फिर दूसरा लिक्विड हमने कौन सा देखा था मर्क्यूरी के रिप्लेसमेंट में, कोई कोई थर्मामीटर्स में होता है. कौन सा लिक्विड देखा था लास्ट टाइम? यस स्टूडेंट्स, दूसरा लिक्विड कौन सा देखा था? एक तो मर्क्यूरी था ही, दूसरा कौन सा देखा था? रेड कलर का लिक्विड होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में पाया जाता है. लास्ट टाइम आपण कुठले लिक्विड दोन पाहिलेले थर्मामीटर मध्ये? एक मर्क्यूरी आणि दुसरा कुठला होता? येस स्टूडेंट्स, आन्सर. नो वन नोज? कोणालाच आठवत? येस, व्हेरी गुड कादंबरी, अल्कोहल. सेकेंड होता है अल्कोहल. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे दोनों भी थर्मामीटर्स है आपके सामने. यस, वेरी गुड, अल्कोहल. सो हमने यहाँ पे दोनों थर्मामीटर्स देख रहे हैं. अर्लियर मर्क्यूरी वॉज यूज्ड बट इट इज हार्मफुल फॉर अस. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि अगर हम उसे माउथ में रख देते, अगर हम, येस वेरी गुड, व्हेरी गुड. सो बेसिकली जर का आपण थर्मामीटर तोंडात ठेवतो आपला ताप चेक करण्याकरता, तर कधी कधी थर्मामीटर लीक पण होतो. त्यामुळे ती जी मर्क्युरी असते आपल्या तोंडात गेली तर ती आपल्या जीवाला हानिकारक असू शकते, हमारी हेल्थ को बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है. सो इट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ अल्कोहल. ओके, द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हैज वैक्यूम. बाकी सब जगह पे वैक्यूम होती है. वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी वैक्यूम किसे बोलते हैं हम? कोणी सांगू शकतं मला आपण वॅक्यूम कोणाला बोलतो, कशाला बोलतो वॅक्यूम? वॅक्यूम म्हणजे काय? येस स्टूडेंट्स, प्लेस. बट विच प्लेस? कुठली प्लेस? कौन सी प्लेस होती है वो? अब फॉर एग्जाम्पल
अ पैक्ड स्पेस ओके, पर उसमें डिफरेंस क्या होता है पैक्ड स्पेस में? नो 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 नो, vacuum is a space which is not having any air inside it. ओके okay? अगर इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम है, इसका मतलब इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, हम उसको वैक्यूम बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल वैक्यूम का कौन सा है? स्पेस। स्पेस में एयर प्रेजेंस नहीं है। अब नॉट ऑलवेज अ पैक्ड स्पेस, बट जहां पे एब्सेंस ऑफ एयर होता है हम उसको वैक्यूम बोलते हैं। ओके okay? जैसे कि यहाँ पे इस थर्मामीटर में ये स्पेस को हम वैक्यूम बोलेंगे, क्योंकि नो वैक्यूम क्लीनर सब जानते हैं, हमारे घर में यूज होता है क्लीनिंग के लिए। तो वो यही प्रिंसिपल पे चलता है, जब आप एयर को पुल करते हो और एयर को निकाल देते हो तो वो प्रेशर बढ़ता है वहां पे। ओके और वो फिर पूरा कचरा या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको उठा लेता है, उसको खींच लेता है। ओके जब एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है उसमें। तो वैसे ही यहाँ पे थर्मामीटर में आपका एयर प्रेशर, अगर एयर रहता है यहाँ पे थर्मामीटर में, तो आपके अल्कोहल के ऊपर वो एक्ट करता या आपके मर्क्यूरी के ऊपर वो एक्ट करता, और मर्क्यूरी का टेम्परेचर या फिर मर्क्यूरी का लेवल राइज नहीं होता, या अल्कोहल का लेवल राइज नहीं होता था। ओके तो इसकी वजह से ये यहाँ पे इसको पूरा पैक कर दिया है, इसमें से पूरा एयर निकाल दिया है, तो जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा उसी हिसाब से ये बढ़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर ऐड नहीं होगा। अगर एयर होता, वाटर होता, कुछ भी होता तो इसका पूरा टेम्परेचर चेंज हो जाता, इसलिए इसको वैक्यूम बना दिया है और इसके अंदर सिर्फ अल्कोहल को फिल कर दिया है ताकि आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिले। सो वैक्यूम का काम यही है, ना हॉट एयर ना कोल्ड एयर ना मीडियम एयर, कोई भी तरह का एयर नहीं होता है वहां पे। इट इज कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस, नो प्रेशर, नो एयर, नो ग्रेविटी, नथिंग, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। ओके जहां पे कुछ भी नहीं होता है। सो यहाँ पे आपका जो थर्मामीटर है इसके अंदर वैक्यूम फिल्ड है, इसलिए आपकी अल्कोहल तभी राइज बताएगी जब भी आपका टेम्परेचर आप बॉडी के ऊपर प्लेस करोगे इस थर्मामीटर को। ओके जेव्हा पण तुम्ही तुमच्या थर्मामीटरला तुमच्या बॉडीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणणार तेव्हाच तुमच्या थर्मामीटरचं टेम्परेचर राइज होणार, अदरवाइज तो राइज नाही होणार। ओके आणि जेव्हा तुम्ही त्या थर्मामीटर ट्यूबला झटकणार, जब आप उसको शेक करते हो तो ग्रेविटी के हिसाब से उसका पूरा का पूरा रीडिंग नीचे आ जाता है, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है। ओके आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन। वैक्यूम क्या होता है? इज इट क्लियर एवरीवन? सो आई कैन प्रोसीड। ओके ग्रेट। So the rest of the volume, okay, the rest of the volume of the tube has vacuum and its other end is closed. दूसरी end को close कर देते हैं। The bulb is kept in contact with the object whose temperature is to be measured so that its temperature becomes same as that of the object. So इसका bulb जो है, ऐसा जो bulb आहे त्याला बॉडीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणतात, whether that body is your human body, whether that body is animal body, या फिर वो बॉडी हो सकती है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। तो हम उस बल्ब को उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो हमको एग्जैक्टली वही टेम्परेचर मिलेगा जो उस सब्सटेंस का है या जो उस बॉडी का है। ओके नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर द अल्कोहल इनसाइड इट विल एक्सपांड एंड इट्स लेवल इन द ट्यूब राइजेस। तो इसके अंदर जितना अल्कोहल है वो एक्सपांड होते जाएगा और वैसे ही इसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके राइज होगा। अब ये अल्कोहल कभी एक्सपांड होगा जब इसका बल्ब किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। तो जब भी ये बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये राइज हो जाती है अल्कोहल की लेवल, और ये अल्टीमेटली जब लेवल राइज होती है तो उसके बाद ये टेम्परेचर डिस्प्ले करने लगता है। ओके और ये एग्जैक्टली वही टेम्परेचर डिस्प्ले करेगा जो कि बॉडी का है। Okay. Now, because of the increased temperature, the alcohol inside it expands and its level in the tube rises. Using the property of expansion of alcohol, the temperature can be obtained from the level of alcohol. The tube of the thermometer is marked accordingly. तो जैसे इसकी टेम्परेचर राइज होती है, जितना जितना राइज होगी
वैसे इस ट्यूब पे मार्किंग्स आपको दिखेंगे और वो डिस्प्ले होगा, ये स्केल आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो जहां जहां ये बढ़ेगा आपको पता चलेगा ओके इट्स 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये आप रीडिंग ले पाओगे। ये स्केल ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है, सिर्फ इसके अंदर अल्कोहल उसी क्वांटिटी में डालते हैं, एक्स्ट्रा अल्कोहल नहीं डालते हैं। ओके, या ट्यूब मध्ये तेवढाच अल्कोहल असतो जेवढा त्याच्यामध्ये असला पाहिजे, कुठलाही एक्स्ट्रा द्रव्य किंवा एक्स्ट्रा रीडिंग्स घेण्यासारखं असं काही ऍड नाही करत। आता हे जे आहे अल्कोहल जेव्हा एक्सपांड होतो ह्याच्यामध्ये थर्मामीटर मध्ये, तर तो राईज दाखवतो, कारण की आता त्याला अल्कोहलला एक्सपांड झाल्यानंतर जागा नाहीये कुठे जायला, तर तो राईज होणार। ओके, म्हणून आपल्याला रीडिंग्स मिळते। आणि परत आपण जेव्हा हॉट बॉडीच्या कॉन्टॅक्ट मधून काढला थर्मामीटर, तर परत तो थर्मामीटर कूल डाऊन होतो आणि त्याच्या रेग्युलर टेम्परेचरवर येतं, मग तो एक्सपांड नाही होणार अल्कोहल, मग तो बॅक टू त्याच्या ओरिजिनल टेम्परेचर येणार। ओके, सो नाउ this figure 14.4 shows a clinical thermometer as the body temperature of healthy person is 37 degree Celsius। तो हमारे पास आता इकडे जे आहे आपल्याकडे क्लिनिकल थर्मामीटर आहे, यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर जो बताया है, इसमें क्या है, हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर्स between 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस और 42 तक जितने टेम्परेचर राइज होते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर में इझिली रेकॉर्ड हो सकते हैं। ओके, या टेम्परेचरच्या मध्ये, या तापमानमध्ये जे पण रीडिंग्स आपल्याला मिळतील ते क्लिनिकल थर्मामीटरने आपण रेकॉर्ड करू शकतो। These days, instead of above type of digital thermometers, instead of above types, digital thermometers are used for clinical purposes. So one such thermometer is shown in the figure. आता तुम्ही बराच वेळा पाहिलं असेल, बहुत सारी बार आपने देखा रहेगा, ये वाला थर्मामीटर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अभी यूज करते हैं। ओके, ये थर्मामीटर्स और ये थर्मामीटर्स यूज नहीं करते हैं, अभी डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। तो इसमें आपको जो रीडिंग्स है डिजिट्स के फॉर्म्स में मिल जाती है, आपको बार बार इसके ऊपर स्केल पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। सो ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया है डिजिटल थर्मामीटर का। Okay, so far is clear with everyone? Any doubts? Okay, so digital thermometer का, yes, digital thermometer का एक अच्छी बात क्या है? Okay, this does not use the expansion of liquid due to the heat. Digital thermometer में अगर आप उसको हीट में रख दो तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो एक्सपैंड होती नहीं है। Instead, it has a sensor. Okay, लिक्विड अल्कोहल या फिर मर्क्यूरी की जगह पे इसके अंदर एक सेंसर होता है which can measure the heat coming out from the body directly, and from that we can measure the temperature of the body. Okay, बॉडी के टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली सेंसर्स के ऊपर मेजर की जाती है, और उस सेंसर्स हीट या फिर सेंसर्स टेम्परेचर का इंडिकेशन देते हैं या हमको रीडिंग देते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फायर सेंसर्स, अगर आप मोमबत्ती या फिर आप कोई फायर जैसा सब्सटेंस फायर सेंसर के पास लेके गए तो तुरंत अलार्म बजाता है, वो हीट फील होती है और वो अलार्म रिंग होने लगती है। पर यहाँ पे थोड़े डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, यहाँ पे आपकी हीट के सेंसर्स होते हैं जो कि आपको टेम्परेचर का नंबर डिस्प्ले करते हैं। ओके, so thermometers used in laboratory are similar to this one as shown in the diagram below, and except the range of temperature in that can measure in large spanning 40 degree Celsius to 110 degree Celsius. तो अगर लेबोरेटरी में डिजिटल थर्मामीटर यूज होते हैं तो सिर्फ इसके रीडिंग में डिफरेंस होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में 40 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है। एवरीवन फॉलोड दिस? ओके, या फिर अगर लार्ज पर्पस के लिए यूज करें तो और भी बड़ा रेंज रहेगा। ओके, तो डिजिटल थर्मामीटर्स हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। ओके, a special type of thermometer is used to measure minimum and maximum temperatures in a day. अब एक और थर्मामीटर है जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर यूज करता है डे के टाइम पे। इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके,
जैसे आप न्यूज में देखते हो, आपण न्यूज मध्ये पाहतो ना, वेदर फोकास्ट जेव्हा ते सांगतात, मॅक्झिमम टेम्परेचर आजचं, मॅक्झिमम तापमान 27 डिग्री सेल्सिअस असेल, मिनिमम 12 डिग्री सेल्सिअस असेल. ओके, तर हे मॅक्झिमम अँड मिनिमम टेम्परेचर कुठून मिळतं? या थर्मामीटरहून. ओके, या थर्मामीटर मधून मॅक्झिमम आणि मिनिमम टेम्परेचर आपल्याला कळतं. ओके, यहाँ पे इस तरफ जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम है और इस तरफ जो आपकी स्केल है वो मिनिमम है. दोनों भी टेम्परेचर हमको यहाँ से मिल जाता है. ओके, इसीलिए हमारे वेदर फोरकास्टिंग में दो दो टेम्परेचर रहेगा. इवन आप मोबाइल के इसमें भी देखो, स्क्रीन में भी देखो, वेदर के ऐप में जाओगे तो आपको डे का टेम्परेचर दिखाई देगा और नाइट टाइम का टेम्परेचर दिखाई देगा. तो वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. और वही टेम्परेचर के आधार पर त्याच टेम्परेचरच्या प्रेडिक्शन्स वरून आपले बाकीचे वीक डेजचे जे टेम्परेचर आहे ते पण प्रेडिक्ट केले जातात. तो एडवांस में वो 1 वीक का टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं. So far it is clear with everyone. Any doubts? Yes, students? Easy to understand? I hope clinical thermometer. Yes, good. So clinical thermometer, फिर आपका laboratory thermometer और maximum और minimum thermometer is clear. So we will go to another part. When a hot object is kept in contact with cold object, they both exchange the heat. हम सभी को पता है, जैसे हम अगर जसं आपण आपला चमचा जो आहे त्याला आपण गॅसवरती घेऊन जातो, विस्तवावरती घेऊन जातो आणि त्याच्यावरती जरा पण आपण हीट करतो, त्याला जरा पण आपण त्याला उष्णता देतो, तर काय होतं, जो थंडी बाजू आहे ती गरम व्हायला सुरुवात होते, पण सर्वात आधी पुढची बाजू गरम होते, मग स्लोली स्लोली हीट ट्रान्सफर होते. ओके, याचा अर्थ हे आहे, हॉट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टॅक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट, दे बोथ विल एक्सचेंज हीट. ओके, जसं आपण हिवाळ्यामध्ये गरम पाणी करतो आणि त्याच्यामध्ये थंड पाणी मिक्स करतो ना, तेव्हा कसं थंड आणि गरम टेम्परेचर मिक्स होऊन मीडियम टेम्परेचर होतं, राईट? तसंच इकडे होतं. सो द हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स अवे हीट वाइल द कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स हीट. हॉट ऑब्जेक्ट काय करणार? हॉट ऑब्जेक्ट क्या करती है? हीट बाहर देती है. और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करती है? हीट को अपने अंदर ले लेती है. ओके, so this means that the kinetic energy of atoms in cold object goes on increasing while that of the hot object will goes on decreasing. Do you agree with this statement, students? जब hot object अपनी energy cold object को देती है, इसका मतलब hot object अपनी heat colder object को pass on करती है और उसको भी थोड़ा hot बनाती है, तो अपने अंदर के वो kinetic energy stored जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट पे पास करती है. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स? हमने इसके बारे में पढ़ा भी था लास्ट टाइम, कैसे काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा था. यू ऑल अग्री विद द स्टेटमेंट? यस और नो? स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. The kinetic energy of atoms comes The kinetic energy of atoms in the cold object goes on increasing while that of hot object will goes on decreasing. Yes or no? No? इसका मतलब ये है कि अपने अंदर के जो एटम्स है, जब ये हीट ट्रांसफर करते हैं, यस, जब ये हीट ट्रांसफर करते हैं तो ये एटम जो है अपने हीट को कोल्डर ऑब्जेक्ट में पास करते हैं और वहां पे वो मोबिलिटी होने लगती है, वहां पे वो मूवमेंट होने लगती है. ओके, तिकडे ते मूवमेंट होणार जेव्हा आपली हीट एनर्जी कोल्डर ऑब्जेक्टला पास ऑन करणार, आणि जेव्हा कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी घेणार तेव्हा तो कोल्ड पासून मीडियम व्हायचा प्रयत्न करणार. ओके, तो एकदम हॉट नहीं होना, जल्दी से वो हॉट नहीं हो जाएगा, वो पहले मीडियम होगा एंड डिपेंडिंग अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया फिर वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स है वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते हैं और कोल्डर ऑब्जेक्ट्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. अ टाइम कम्स व्हेन देयर इज अ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द एटम्स इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स. ओके, एक ऐसा टाइम आता है
जब दोनों हॉट और कोल्ड मिक्स होके इक्वल हो जाते हैं। तो जब भी हॉट और कोल्ड की टेम्परेचर मिक्स होके इक्वल होंगे, मीडियम टेम्परेचर होगा, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी मीडियम हो जाएगी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस टर्म? ओके। जब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट की एनर्जी इक्वल होगी तो दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड जो रहेगी वो भी इक्वल होगी, which means that yes, the temperature of both objects will become equal. दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ओके। सो जब भी हम बोलते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर की काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो भी इक्वल है। ओके। सो ये तो था हमारा टेम्परेचर और ये तो था हमारा थर्मोमीटर वाला पार्ट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, इसकी स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? द वर्ड itself is self-explanatory. The specific heat of an object is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of the substance through 1 degree Celsius. इसका मतलब ये है, स्पेसिफिक हीट वो होती है जो कि हीट अमाउंट ऑफ हीट जो होती है उसे इंक्रीज करती है। ओके। टेम्परेचर इंक्रीज करती है 1 यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम मास रहेगा या 1 किलोग्राम मास रहेगा। ओके। छोटे से छोटा यूनिट ऑफ मास, लेट्स टेक 1 ग्राम ऑफ मास। इसका 1 ग्राम ऑफ मास का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो 1 डिग्री टेम्परेचर में दोनों को 1 इक्वल रखेंगे। 1 डिग्री में 1 ग्राम मास का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो इस दौरान जो इंक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट। जितनी हीट लगेगी टेम्परेचर राइज करने के लिए उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेसिफिक हीटचा अर्थ हे आहे की कुठल्याही ऑब्जेक्टला जे तुम्ही हीट देता आहे, ओके, अगर ती सॉलिड ऑब्जेक्ट आहे तर त्याला आपल्याला जास्त हीट द्यावी लागते, लिक्विड असेल तर कमी हीट द्यावी लागते, लगेच गरम होतं, आणि गॅस असेल तर अजून कमी हीट द्यावी लागते, ते पण लगेच गरम होते गॅस। ओके। तसंच स्पेसिफिक हीटचा अर्थ हे आहे की कुठलाही ऑब्जेक्ट आहे ज्याला हीटची रिक्वायरमेंट आहे, ओके, ती आपण कसं मोजणार? 1 युनिट ऑफ मास। युनिट मास म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 ग्रॅम ऑफ मासला आपण अगर 1 डिग्री सेल्सिअसची हीट दिली तर त्याच्यामध्ये किती इन्क्रीज होतं, किती त्याच्यामध्ये फरक पडतो, त्याला आपण बोलतो स्पेसिफिक हीट। ओके। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल सी। स्पेसिफिक हीट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? स्मॉल सी, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। इट्स यूनिट इन एसआई इज जूल। ओके। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। जैसे कि ये हीट है, ये हीट हमारा डिग्री सेल्सियस में रहेगा। ओके। हम फिलहाल तो सेल्सियस स्केल यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका यूनिट रहेगा पर किलो, सॉरी, द एसआई यूनिट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके। एंड सीजीएस में क्या रहेगा? कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या आप डिफरेंस देख रहे हो? एसआई थोड़ा बड़ा यूनिट है और सीजीएस छोटा यूनिट है। ओके। यहाँ पे जूल है और यहाँ पे कैलोरीज है। ओके। जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा था, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, यस और नो? तो अगर हम बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमको जूल में कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमको केजी में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर हम छोटे यूनिट्स के लिए जाएंगे तो हम कैलोरीज में कैलकुलेट करेंगे और ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे। बाकी दोनों जगह पे डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके। सपोज Q is the amount of heat required to increase the temperature of object of mass m and specific heat C। अगर हमारे पास Q है जो कि हीट है, कैपिटल Q, और हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, और हमारे पास स्पेसिफिक हीट है स्मॉल c। सो फ्रॉम Ti to Ts, the amount depends on the mass and the specific heat of the object, as well as on the increase in the temperature can be written as Q is equals to mass into specific heat
इनटू TF माइनस TI। ओके, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमको टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा। ये हमने पहले भी किया है। राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? हम क्यू की बात कर रहे हैं। क्यू का मतलब हीट जो है, ओके, ये हीट है। ये हीट हमको कहाँ से मिली है? हमको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मिली है और उसकी स्पेसिफिक हीट से मिली है, इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स। अलग अलग सब्सटेंस के अपने अपने स्पेसिफिक हीट्स होते हैं। We are going to learn more about it in the future classes. The specific heat of a few substances. Okay, I'll repeat. The specific heat of few substances are given in the following table. So this table is having a specific heat जो कि already calculate कर दिया है। ये stable है, इसे हम constant में use करेंगे और इसको हम word problems के लिए use करेंगे। ये constant है, ये change नहीं होगा। ठीक है? I'll repeat again what is specific heat. ये सभी को समझा? Definition of specific heat. It is a heat of an object. Okay, the amount of heat required to increase the temperature of unit mass through 1 degree Celsius. 1 डिग्री में जितना डिफरेंस लगेगा, जितना हीट लगेगा, we call it as a specific heat. Okay, अब हम सभी को पता है स्पेसिफिक हीट का सिंबल है स्मॉल c। ठीक है, अगर हम इसको स्पेसिफिक हीट को बड़ी स्केल पे मेजर करने जाए, बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें किलोग्राम्स वाला मास है, ओके, तो हमको उसका आंसर जूल में मिलेगा। ओके, अगर हम इसको स्मॉल स्केल पे इसको मेजर करने जाए तो हमारे पास ग्राम्स है, तो इसका आंसर हमको कॅलरीज में मिलेगा। एवढं समजलं सगळ्यांना? युनिट बद्दल मोठे एक्सपेरिमेंट्स करू तर आपण केजी आणि जूल मध्ये कॅल्क्युलेट करू। जर का आपण स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करू तर त्यामध्ये आपण कॅलरीज आणि ग्रॅम्स मध्ये कॅल्क्युलेट करू। ओके, आता क्यू चा अर्थ हे आहे, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यू इज नथिंग बट ये हीट है। क्यू को हम हीट बोलते हैं। अब ये हीट कहाँ से आती है? तो हमको हीट कहाँ से आती है वो देखना है। सबसे पहले हीट, कोई भी ऑब्जेक्ट का हीट होने का नतीजा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का हीट होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, कितने ग्राम्स का, कितने किलोग्राम्स का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसके स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है कि कितना उसने टेम्परेचर डिफरेंस बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉलिड है तो इसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी कितनी है। ओके, 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस कैसे बढ़ेगा, ये स्पेसिफिक हीट का हमको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। एक मास होता है, एक उसकी कैपेसिटी होती है एक स्पेसिफिक हीट की, और दूसरा होता है तीसरा टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर तभी पता चलता है जब हम फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करते हैं। ओके, जो कि राइज ऑफ टेम्परेचर हमने देखा था लास्ट टाइम, बस वही यहाँ पे है। आपका अभी का फाइनल टेम्परेचर क्या है और जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तभी आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या था। जब इनको माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी तो उससे हमको ये क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। एवरीवन फॉलोड दिस नाउ? क्लियर? कादम्बरी, क्यू पार्ट इज क्लियर विथ यू? यस, ओके। सो जैसे कि अलग अलग सब्सटेंसेस की जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपण पाहतो इकडे ॲल्युमिनियम, अल्कोहल, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयर्न, कॉपर, मर्क्यूरी, वाटर, इन सभी के अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, सो इसके जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है वो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग है। और ये कैसे कैलकुलेट किए हैं? ये यही फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किए हैं, पर हम इसको टेबल को कांस्टेंट करके यूज करने वाले हैं हमारे फ्यूचर कैलकुलेशंस में। ओके, तो हम इसको अभी कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसे हमको जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। 9th स्टँडर्ड यू विल लर्न अबाउट दिस। हे तुम्ही 9वी मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला हे ऑलरेडी येणार आहे। ओके, आता तुम्ही फक्त कॉन्स्टंट म्हणून फॉलो करा।
आणि हा फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवा. Q इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर. दॅट्स इट. ओके. आता इथे एनी डाउट सो फार स्टुडंट्स? येस. So far, any doubts in word problems in anything? Okay, let us go back and revise. जल्दी से हम जल्दी से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से. ठीक है, ग्रेट. सो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है? इफ यू गो बैक हियर, ओके, हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे, जहाँ पे हमने सॉल्व्ड एग्जांपल में गिवन डेटा निकाला. पहला एग्जांपल ये था कि आपको टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया है और आपको सेल्सियस में और केल्विन स्केल में कैलकुलेट करना है. उसके बाद हमने गिवन डेटा निकाला. त्यानंतर आपण टू फाइंड लिहिलं. आधी सेल्सियस बद्दल लिहिलं, नंतर केल्विन्स बद्दल लिहिलं. त्यानंतर आपण फॉर्म्युला जॉट डाऊन केला. फॉर्म्युला जॉट डाऊन केल्यानंतर आपण त्याची व्हॅल्यूज रिप्लेस केली. जिकडे फॅरनहाइट होतं तिकडे आपण व्हॅल्यूज टाकली, कॅल्क्युलेशन्स केले. आपल्याला सेल्सियस डिग्रीमध्ये आन्सर मिळालं, डिग्री सेल्सियसमध्ये. ओके. त्यानंतर आपण दुसरा फॉर्म्युला यूज केला केल्विन स्केलसाठी. त्याला आपण केल्विन्स मध्ये कन्वर्ट केला आन्सरला आणि आपल्याला केल्विन स्केलमध्ये आन्सर मिळालं. तर आपण आता इकडे आन्सर लिहिलं की सेल्सियस मध्ये एवढं आणि केल्विन्स मध्ये एवढं. ओके. त्यानंतर सेकेंड एग्जाम्पल पाहिला. दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमको ऑलरेडी डेटा गिवन है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों इक्वल है, लेकिन कौन से वैल्यू पे इक्वल है वो फाइंड आउट करना है. तो हमने गिवन में भी वही लिखा, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल. हमने यहाँ पे F इज इक्वल टू C डाला. टू फाइंड में भी सेम आएगा, लेकिन हम इसको वैल्यू के तौर पे फाइंड आउट करेंगे. आपण आपल्याला याचे नंबर्स फाइंड आउट करायचे. त्यानंतर आपण फॉर्म्युला टाकला. फॉर्म्युलामध्ये आपण त्याची व्हॅल्यूज रिप्लेस केली. मी इकडे फर्स्ट स्टेप मध्येच एफ ची व्हॅल्यू रिप्लेस केली सी बरोबर. ओके. जर का तुम्हाला ट्राई करायचं, अगर आपको ट्राई करना है तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको, जैसे मैंने एफ की वैल्यू सी से रिप्लेस की, आपको सी की वैल्यू एफ के साथ रिप्लेस करनी है. ये आपका होमवर्क है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल में सी की वैल्यू आपको एफ के साथ रिप्लेस करनी है और आपको मुझे आंसर फाइंड आउट करके बताना है. ओके. इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने हर जगह पे सी को कॉमन लिया. उसके बाद हमने यहाँ पे एक तरफ पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया. उसके बाद हमने सी को अलग किया और नंबर्स को अलग किया, वेरिएबल्स और इसको अलग किया. उसके बाद हमको आंसर मिला सी का ये. जैसे कि हमने गिवन में देखा है एफ इज इक्वल टू सी, तो जो आंसर मिलेगा विल बी इक्वल टू एफ. तो हमने यहाँ पे आंसर डाला. हमारा सी और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल रहेगा -40. ठीक है. इसके बाद हमने टेम्परेचर थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, जो कि टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए यूज होता है. तो हमने देखे अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं. ओके. जैसे यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है. उसके बाद हमने देखा क्लिनिकल थर्मामीटर. उसके बाद हमने देखा अल्कोहल, जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर. हमने ये 3 तरह के थर्मामीटर देखे. अब ये दोनों तरह के थर्मामीटर, जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, इसका रिप्लेसमेंट है आपके पास डिजिटल थर्मामीटर. और ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर नोट करने के लिए ये थर्मामीटर यूज करते हैं. जसं आपल्याला एव्हरीडे वेदर फोरकास्ट मिळतात ना, ते ह्या बेसिसवरती मिळतात. हे आपण पाहिलं. त्यानंतर आपण कन्स्ट्रक्शन पाहिलं थर्मामीटरचे, की कुठले कुठले थर्मामीटरचं कन्स्ट्रक्शन कसं असतं ते पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण हे पण पाहिलं डिजिटल थर्मामीटर आहे ते आपलं सेन्सर्स वरती चालतात. और उसके बाद लास्टली बट नॉट लीस्ट हमने देखा स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी बद्दल बोलतो, त्याचा अर्थ काय आहे आणि ती स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी कशी मेजर करू शकतो, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. ओके. सो दिस इज इट फॉर टुडे. हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं आज का सेशन. किसी को कोई डाउट है? या बाय. यू टू. ओके ग्रेट. ओके. आपकी होमवर्क है, आपको सी की जगह पे एफ डाल के आपको ट्राई करना है वो सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम. ओके. दैट इज योर होमवर्क. ओके. यू टू. बाय स्टूडेंट्स. बाय एवरीवन.
बाय बाय।